गुड इवनिंग एवरीवन और आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आज हम यहाँ पे एक भारत श्रेष्ठ भारत शीर्षक के तहत आज़ादी के अमृत उत्सव को सेलिब्रेट करते हुए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य पे आयोजित इस वेबिनार सीरीज के 6वें सत्र में उपस्थित हैं। और आज हमारे साथ 3 स्पीकर जो जुड़े हैं वो हैं श्री प्रद्युमन शर्मा सर, गोपेश साहू सर और प्रिया गवेल। तो आप तीनों आज के मुख्य स्पीकर हैं सर, मैं आप तीनों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के इस वेबिनार यानी कि सेशन 6 को हम शुरू करने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले मैं श्री प्रद्युमन के शर्मा जी को, जो कि मास्टर ट्रेनर हैं इको क्लब के, डाइट जांजगीर से हैं, ये हमारे बीच उपस्थित। मैं इनको आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो इस बार के इस विश्व पर्यावरण दिवस के थीम पे हमें उद्बोधित करें और अपने विचार हमसे साझा करें। प्रद्युमन सर। धन्यवाद मैडम। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर द्वारा आयोजित वेबिनार सीरीज के 6वें सत्र में उपस्थित आदरणीय पानू हल्दर जी, जो पर्यावरण के प्रति अत्यंत संवेदनशील, समर्पित और सक्रिय व्यक्तित्व हैं। साथ ही कोरिया जिले के आदरणीय सतीश उपाध्याय जी, जो हमेशा जुड़ते हैं और जिनका मार्गदर्शन हमारे साथ रहता है, और वे विद्वान और कवि भी हैं। उनकी कविताओं से हमको काफ़ी प्रेरणा मिलती है। हमारे साथ में हमारे जिले के समन्वयक आदरणीय साहू जी, गोपेश साहू जी, जिनके मार्गदर्शन में हमें इको क्लब संचालित करते हैं और इस कार्यक्रम का सफल संचालन अपने जिले में करते हैं। विभिन्न आयोजनों हम लोग यहाँ पर बनाते हैं और उसका क्रियान्वयन भी करते हैं। इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले सुश्री पूनम सिंह, जो इस वेबिनार को बहुत ही सुंदर और सरल और सुलभ तरीके से प्रस्तुत करती हैं, और समस्त इस वेबिनार में जुड़े हुए हमारे गुरुजन, छात्राध्यापक सभी को मेरा सादर अभिवादन है, नमस्कार है। हमारे साथ में प्रिया गवेल भी है, और जो कि डीएलएड की छात्राध्यापिका है, और वो भी प्रस्तुत करेंगे अपने विचार। आज का जो विषय है वो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का विषय है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये विचारणीय तथ्य है, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी बहुत ही आवश्यकता है। मैं आज इस विषय पर सामान्य चर्चा करूंगा। कुछ चिंतन के बिंदु हैं, उस बिंदुओं को मैं आप लोगों के समक्ष रख करके चिंतन करने के लिए प्रेरित करूंगा, या फिर हम सब साथ में मिलकर के विचार विमर्श करेंगे और क्रियान्वयन करेंगे। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में शब्द है रिस्टोरेशन। उसका मतलब है पुनर्स्थापना। हिंदी में पुनर्स्थापना का मतलब है कि जैसे इकोसिस्टम पूर्व में था हमारे पृथ्वी में, उसी प्रकार का वातावरण स्थापित करना या फिर उसको पुनर्जीवित करना। रिस्टोरेशन एक प्रकार का सिद्धांत भी है, जिसमें सभी प्राणी, इकोसिस्टम के सभी प्राणी बहुत आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये उसका एक प्रिंसिपल है। पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना यानी जैसे पहले हमारा ये जीवमंडल था उसी प्रकार से इसको स्थापित करना। इसको मैं 3R से व्यक्त करूंगा, जो कि यूएन ने अपने डिकेड के दौरान रखा है। तो पहला है वो री इमेजिन करना। इसका मतलब है कि हमको पुनर्स्थापना करने के लिए क्या करना है? री इमेजिन करना है, परिकल्पना करना है, विचार करना है, चिंतन करना है, और वो भी बहुत अपने स्तर पर, छोटे छोटे स्तर पर, क्योंकि हम सोच तो बहुत लेते हैं, बहुत बड़ा बड़ा सोच लेते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। तो हम जहाँ पर स्थानीय स्तर पर हैं, उस स्तर पर हम क्या कर सकते हैं? तो छोटे छोटे
हम क्या कर सकते हैं, परिकल्पना कर सकते हैं। परिकल्पना का तात्पर्य ये है कि हम चिंतन करेंगे और योजनाएँ बनाएँगे, क्रियान्वयन करेंगे और जो हमारा उद्देश्य था, उसको हम प्राप्त भी करेंगे। तो ये रीइमेजिन करना आना चाहिए, बैक टू ए फॉर्मल स्टेट में आने के लिए। तो हम साधारणतया छोटे-छोटे रूप में एक्शन रिसर्च भी कर सकते हैं। रिक्रिएट का मतलब है तरोताज़ा करना। इसका मतलब है कि हम जैसे मोबाइल को रिफ्रेश करते हैं, मान लो मोबाइल हैंग हो गया है और हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से मोबाइल चले, हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। उसी प्रकार हम पूरे वातावरण को रिफ्रेश करें, तरोताज़ा करते हैं, तो या फिर पुनः सृजन करते हैं, पुनः पूर्व अवस्था में उसको लाने का प्रयास करते हैं। रिस्टोर यानी पूर्वावस्था है, उसकी स्थिति प्राप्त करना। तो ये एक सामान्य जो मैंने जो 3 आर का फ़ॉर्मूला बताया है और जो पहले से कहना चाहिए ये ऑब्जेक्टिव्स है, उसको हम अपने स्थानीय तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। मैं कुछ चिंतन के बिंदु हैं जिसको आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा और विचार करना चाहूँगा कि हम इस पर क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि पहले हमारे गाँव में जो तालाब होते थे, उसमें आप लोगों को याद होगा कि पानी का प्रयोग हम लोग खाना बनाने के लिए करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम गाँव में जाते थे तो महिलाएँ दाल पकाने के लिए तालाबों से पानी एकत्रित करती थी। लेकिन आज क्यों नहीं किया जाता? ये एक विचारणीय तथ्य है। तो हम इसके इसके पीछे इकोसिस्टम को देख रहे हैं कि क्यों नहीं हम तालाब का पानी ला सक रहे हैं खाना बनाने के लिए। शहर के आप देखेंगे, शहर में जितने भी गाय-बैल हैं, जानवर हैं, वो सड़क पर घूमते हुए मिलेंगे या हमारे घर के आस-पास मिलेंगे। तो ये भी ऐसा क्यों है? वो हमारे भोजन पर क्यों निर्भर हैं? ये सोचनीय तथ्य है। उसी प्रकार हम देखेंगे कि जो गाय और बैल हैं, वो जो पारा मोहल्ले में क्या करते हैं, वो प्रत्येक घर में उनका बँटवारा हो जाता है कि हम इस घर पे रहेंगे, उस घर पे रहेंगे और जो भोजन रहता है, उस पर वो निर्भर रहते हैं। तो उनमें बदलाव आ रहा है। वो यदि उनके पास आप घास रख देंगे तो नहीं खाएँगे। वो खाएँगे आपका जो भोजन है, उसी की ओर वो आकृष्ट होते हैं। तो उनका जो नेचर है, बिहेवियर है, वो चेंज होने जा रहा है। हम देखते हैं कि जो बचपन में हम जो पशु-पक्षी देखते थे, जैसे हमारे घर में जो गौरैया चिड़िया थी, वो उनके बहुत सारे घोंसले थे। लेकिन आज ना तो गौरैया चिड़िया दिखती है, ना उसके घोंसले दिखाई देते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे और भी, जैसे हम कह सकते हैं कौवे हैं, वो भी हमको दिखाई नहीं देते। तो इस प्रकार छोटे से यदि आप ग्रासलैंड इकोसिस्टम में भी जाएँगे तो बहुत सारे जो जीव-जंतु हैं वो नहीं दिखाते। पहले के ज़माने में आपको याद होगा कि अ, राणा टिग्रिना नाम का मेंढक था, वो भी हमको दिखाई नहीं देता है। मेरे को तो लगता है कि मैं 15 साल हो गया कि मैं उस मेंढक को नहीं देखा हूँ। धार्मिक रूप से भी हम पशु-पक्षी और पेड़-पौधों को बहुत ज़्यादा मानते थे, लेकिन आजकल जो मानने की प्रक्रिया है या उसको श्रद्धा करने की या आस्था करने की प्रक्रिया है, वो समाप्त हो चुकी है। क्या मनुष्य अकेले इस पृथ्वी पर जीवन व्यतीत कर सकता है? तो इसका उत्तर है कि नहीं, क्योंकि हम लोग सब सह-अस्तित्व पर आधारित हैं और एक-दूसरे के बिना हम जीवन यापन नहीं कर सकते। एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ये हमें आज सोचने की आवश्यकता है। उसी प्रकार जीवन के अस्तित्व के लिए अनुकूल वातावरण क्यों आवश्यक है? तो आप देखते थे कि पहले जो हमारी पृथ्वी में जो जीव-जंतु थे, वो आज नहीं हैं और आज जो हैं, वो हो सकता है हमारे कारणों की वजह से कल नहीं होंगे। क्योंकि अनुकूल परिस्थिति में ही कोई भी जो जीव होता है, वो पनपता है और इस पृथ्वी में रहता है। यदि उसके प्रतिकूल वातावरण हो गया, तो वो जीव
का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो ये सोचने वाली बात है। क्या हमारा जीवन हमारे क्रियाकलापों के कारण इस पृथ्वी से जीव-जंतुओं की प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं? क्या हम ऐसे काम कर रहे हैं, बहुत सारे जो काम कर रहे हैं, तो उससे क्या जीव-जंतु दूर भाग रहे हैं? जैसे कि बिहेवियर चेंज हो रहा है या फिर उनको खाना नहीं मिल रहा है या वो हमारे तरफ आकृष्ट हो रहे हैं। तो ये सब कारण हैं जिससे वो विलुप्ति के कगार पर है। एक पेड़ की इकोसिस्टम है, यदि हम एक पेड़ को काट देते हैं तो क्या देखिए उस पर निर्भर कितने सारे जीव-जंतु हैं, वो सब निराश्रित हो जाएँगे। जैसे आप देखेंगे कि जड़ों में, उनके तनों में और पत्तियों में और अ उन पेड़-पौधों पर बहुत सारे पशु-पक्षी रहते हैं, पशु-पक्षी के पंखों पर बहुत सारे जीवाणु, विषाणु रहते हैं। सभी का अस्तित्व एक पेड़ से एक इस इकोसिस्टम को नष्ट करने से समाप्त हो जाता है। तो ये इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? तो इसका भी उत्तर है कि हम स्वयं ज़िम्मेदार हैं क्योंकि हम लगातार मनुष्य है वो एक ऐसा जीव है जो बहुत ही बुद्धिमान है, जो चिंतन कर सकता है, कुछ क्रियात्मक कार्य कर सकता है और जो उद्देश्य वो प्राप्त करना चाहता है, उसको वो प्राप्त भी कर लेता है। तो दूसरे जंतु अपने मूलतः स्वभाव में होते हैं, वो ऐसा कुछ चिंतन और परिवर्तन नहीं ला सकते। तो परिवर्तन हम ही ला सकते हैं और हमको इस दिशा में अपने स्थानीय स्तर पर ज़िम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। जैसा कि पारिस्थितिकी की जो समझ है इकोलॉजी की, उसमें ओकियोस का मतलब होता है हाउस यानी पूरा पृथ्वी हमारा एक घर है और उसमें जितने भी जीव-जंतु हैं, सब एक-दूसरे से संबंधित हैं और उसका हमको अध्ययन करना चाहिए। लोगस मीन्स स्टडी करना चाहिए। सह-अस्तित्व में कौन-कौन है? मैं और पेड़-पौधे हैं, या मानव या पेड़-पौधे हैं, उसके अंतर्गत जंतु हैं, सूक्ष्म जीव भी आएँगे, कंपोनेंट्स भी आएँगे, बहुत सारे कंपोनेंट्स आएँगे। यहाँ तक कि यदि हम अपने आप को इकोलॉजी या इकोसिस्टम के रूप में स्थापित करें, तो हमारा शरीर भी बहुत सारे जो जीव-जंतुओं का निवास स्थल है। और यदि हम हमारे सिस्टम में कोई गड़बड़ी होती है, तो वो सब प्रभावित होते हैं और हमारा भी सिस्टम प्रभावित होता है। तो ये बहुत बारीकी से समझने वाली बात है कि कितने घनिष्ठ हम लोग एक-दूसरे से संबंधित हैं। जो महत्वपूर्ण बात है मैं बताना चाहूँगा क्योंकि टाइम बहुत कम है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बातें करूँ। जब हम एक परितंत्र और दूसरे परितंत्र को जब हम उस यानी स्थल पर जाते हैं, एक परितंत्र और दूसरे परितंत्र के मिलन क्षेत्र पर जाते हैं, तो उसके जो बीच का क्षेत्र होता है उसको इकोटॉन्स कहते हैं। अब ये इकोटॉन्स में क्या होता है जब भी कोई परिवर्तन होता है तो जो इकोटॉन्स में पाए जाने वाले जीव-जंतु हैं, उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये ऐसे जीव-जंतु हैं जो यदि मैं एक उदाहरण दूँ कि जंगल परितंत्र और घास परितंत्र। अब इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें दोनों परितंत्र से विशिष्ट गुण वाले जीव-जंतु रहते हैं और यदि किसी कारणवश हम जंगल को नष्ट करते हैं या घास परितंत्र को नष्ट करते हैं, तो उन जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। फिर वो जीव नहीं रह जाएँगे क्योंकि उसमें जंगल परितंत्र के भी गुण पाए जाते हैं और घास परितंत्र के भी गुण पाए जाते हैं। तो ऐसे जीव-जंतु जो बहुत रेयर होते हैं और जो हमारे इकोसिस्टम को संचालित करते हैं या रेगुलेट करते हैं या फिर हम कहेंगे नियंत्रित करते हैं या उनके बिना हमारा जो इंटरेक्शन है वो संभव नहीं हो पाता है सभी जीव-जंतुओं का, तो वो खतरे में पड़ सकते हैं। इसी प्रकार ये विलुप्त होता है। यदि हम दूसरे परितंत्र में ट्रेसपास करते हैं या उसको डिस्टर्ब करते हैं, जैसे समुद्र है और स्थल है, उसके बीच में हम कोई क्रियाकलाप करते हैं, तो जो समुद्र में भी रहते हैं जीव और स्थल में भी आने वाले जीव वो खतरे में पड़ जाते हैं। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। तो मानव क्रियाकलापों के कारण विशेष प्रजातियां तथा विशेष क्षेत्र नष्ट होने के कगार पर है। कुछ जो मैंने आप लोगों को बताया कि जैव विविधता है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे इस पृथ्वी की
और जो पूरा पृथ्वी एक इकोसिस्टम है और यदि हम उसको बहुत भागों में, बहुत सारे इकोसिस्टम में डिवाइड करें तो छोटे-छोटे, यहाँ तक कि हम यदि किसी तालाब से एक बूंद एक बूंद यदि हम उसका पानी लेते हैं तो उसमें भी इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है। उसमें जो सूक्ष्म जीव हैं और उसके अंतर्गत जो सूक्ष्म जीव हैं वो दोनों एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो आप सोचिए कि कितना सूक्ष्म और वृहद हमारा इकोसिस्टम है और यदि हम कुछ भी करते हैं तो उसका प्रभाव दूसरे जीव-जंतु और घटकों पर पड़ता है। तो बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो बदलती कृषि व्यवस्था, वानिकी परिस्थितियाँ, एक फसल लेना और जेनेटिक परिवर्तन, उत्पादन, ज़्यादा उत्पादन पर ध्यान देना, प्राणियों के आवास में परिवर्तन कर देना, है बहुत सारे कारण हैं। हम समुद्र के जो धन संपदा है उसको हम डिस्टर्ब करते हैं, वहाँ पर भी हम उस इकोसिस्टम में चले जाते हैं, उन जीव-जंतुओं को भी हम डिस्टर्ब करते हैं। तो ये बहुत सारे अपशिष्ट या तेल पदार्थ उसमें डाल देते हैं जिससे कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्रभावित होती है। और सबसे महत्व बात है जो हमारे प्राचीन समयों में, जो हमारे शास्त्रों में या ग्रंथों में उल्लेख है कि प्रत्येक जीव-जंतुओं को सम्मान देना चाहिए, वो प्रथा अब धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है, जो कि हमारी संस्कृति में है। तो हमको प्रत्येक जीव पर ध्यान देना है, प्रत्येक कंपोनेंट्स पर ध्यान देना है, तभी हम अपने इकोसिस्टम को की कर सकते हैं, पुनर्स्थापना कर सकते हैं, ये है। कुछ-कुछ हम अपने स्थानीय स्तर पर करें, जैसे मैं आप लोगों को जैव विविधता के संबंध में कुछ टिप्स देना चाहूँगा। जब तक आवश्यकता ना पड़े हम जीव-जंतुओं को ना मारें। यहाँ तक कि आप बिल्कुल छोटे जो ग्रास हॉपर हैं या फिर गिरगिट हैं या और भी छोटे चींटियाँ हैं, उनको हम बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के अंग हैं। और भी है कि गर्मियों में अपने आस-पास के पशु-पक्षियों के लिए जल कुंड की व्यवस्था करें। हम चाहते हैं कि प्रत्येक जो विद्यालय हैं हमारे जिले के, वहाँ पर प्रत्येक विद्यालय में जल कुंड की व्यवस्था की जाए और कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए। हम गाँव में जाकर के प्रेरित कर सकते हैं। यदि हम कृषि से संबंधित है तो अपने किसानों को भी इस संबंध में बता सकते हैं। जो नेचुरल खाद है उसका हम प्रयोग करें। विभिन्न फलों और साग-सब्जियों का प्रयोग हम उगाने के लिए करें, जिससे जो वैराइटीज़ है वो जीवित अवस्था में रहें। कुछ बहुत सारे जो फल हैं उसको हम हाइब्रिडाइज़ेशन के तहत उसको नष्ट कर रहे हैं, उसकी जो मूल अवस्था है, जो उसका मूल गुण है उसको हम समाप्त कर दे रहे हैं। जैसे आप जान रहे हैं कि गाय का जो दूध है, वो प्लास्टिक खाने के बाद उसमें क्या असर होगा, कौन से उसमें तत्व शामिल होंगे या उसके डाइजेशन के बाद जो गोबर हमें प्राप्त होगा, वो किस प्रकार से होगा, इस पर भी हमको सोचने और विचारने की आवश्यकता है। और घर के आस-पास पेड़-पौधे लगाएँ। मैं प्रयास करता हूँ कि मैं हमारे जो घर में जो छोटा-सा उद्यान लगाया हूँ और उसमें यहाँ तक कि छोटे-छोटे जो जीव-जंतु हैं, वो विचरण करते रहते हैं। कुछ वनस्पतियाँ भी इकोसिस्टम के अंतर्गत उसमें डेवलप हो जाती हैं, तो उसका मैं ऑब्ज़र्वेशन करता रहता हूँ। हमको चाहिए कि ये छात्र-अध्यापकों तक ये बातें पहुँचे। रासायनिक उर्वरक को भी बहुत कम करने की आवश्यकता है। बाकी सब आप लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं। एक और सब्जेक्ट जिसमें मैं बात करना चाहूँगा, जेनेटिक इरोशन। मुझे यदि टाइम हो जाएगा तो मैडम अपना इंडिकेट कर देंगी मुझे। तो यहाँ पर मैं ये चाहूँगा कि जेनेटिक इरोज़न ये बहुत, यानी जो जीनिक विविधता है उसका जो क्षरण होता है, वो कहना चाहिए कि जो हम विभिन्न प्रकार के बाहरी जीव-जंतुओं को ला करके हाइब्रिड कराते हैं और नया जीव उत्पन्न करते हैं, तो जो मूल जीव है उसका जो गुण है वो समाप्त हो जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पुराने ज़माने में हमारे खेतों में अ, जो धान बोए जाते थे, वो धान अब नहीं दिखाई देते। उसका सुगंध हमको दिखाई नहीं देता है। तो ये या सुगंध हमको पता नहीं चलता है। वहाँ पर उसका जो क्वालिटी है उस पर हम अछूते रह जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत सारे जो वैराइटीज़ हैं उसको हम समाप्त कर चुके हैं। तो उससे जो नई प्रजाति होती है वो नए वातावरण के अनुसार अनुकूलित नहीं हो पाती है।
और उसका जो पुराने प्रजाति हैं वो हाइब्रिडाइजेशन के कारण विलुप्त होने के कगार पर आ जाते हैं। ये भी एक सोचने वाली बात है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो हाइब्रिड है संकरण की प्रक्रिया ना कराएँ। और कुछ जो मैं टिप्स देना चाहूँगा, वैसे बहुत कम समय बचा हुआ है, मेरे पास बहुत सारे मैटर हैं लेकिन मैं उसको शॉर्ट कर रहा हूँ। पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसकी पुनर्स्थापना के लिए हम अपने स्थानीय तौर पर क्या कर सकते हैं? जहाँ पर हम कार्यरत हैं या जैसे हमारा पूरा जिला है, हमारे कोऑर्डिनेटर और मैं, हम लोग चूँकि डाइट से भी संबंधित है, तो हम पूरे जिले में प्रत्येक स्कूल को कवर करते रहते हैं, मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं। तो वो हम ये बातें वहाँ तक ले जाना चाहेंगे, व्यक्तिगत हम क्या कर सकते हैं? नल को उस समय तक बंद रखें जब आप ब्रश कर रहे होते हैं या नहाते रहते हैं। ये सामान्य टिप्स हैं। घर में जो बचता है पानी उसको पेड़-पौधे में भी लगाएँ और अ, कोई यहाँ पर प्रेज़ेंट कर रहा है, कृपया बताएँ कि वो अभी ना करें। पानी के लीकेज पर भी हम ध्यान रखें, यदि हमको कहीं पर पता चलता है कि कहीं से टैप नल से पानी लीकेज हो रहा है, तो हम त्वरित कार्रवाई करें या उसको अवगत कराएँ कि इसको आप बंद करें। उसी प्रकार वर्षा के जल का भी संरक्षण करें, गड्ढों के द्वारा या वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा, या उद्यानों तक पहुँचाएँ या तालाबों तक पहुँचाएँ। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। गाँव में भी इस प्रकार का हम कार्यक्रम कर सकते हैं। जैसे मैं और गोपाल जी परसदा खुर्द में गए हुए थे, तो वहाँ के गाँव के जो सरपंच हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पूरे तालाब की खुदाई की और चारों तरफ वृक्ष लगवाए। पूरा गाँव का सामुदायिक सहयोग उसमें रहा। तो इस प्रकार के कार्यक्रम हम उत्साह वर्धन के लिए या फिर हम इकोसिस्टम को स्थापित करने के लिए कर सकते हैं। अ, उसी प्रकार घर के अंदर के दीवारों पर सफ़ेद या हल्के रंगों का प्रयोग करें, जिससे जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन हो सके और कम ऊर्जा की खपत हो सके। कभी-कभी हम गर्म चीज़ों को फ्रिज में डाल देते हैं, तो उसको फिर यदि हम वो ठंडा हो जाता है और उसको हमको ज़्यादा देर तक गर्म करना होता है, तो ईंधन की भी बचत हम कर सकते हैं। इस प्रकार कुछ टिप्स हैं। कम दूरी के लिए हम जो तेल का संरक्षण है, मोटरसाइकिल और कार का प्रयोग ना करें, साइकिल का प्रयोग करें। हम सिग्नल यदि वहाँ पर रेड होता है, तो हम लोग काफ़ी देर तक अपने मोटरसाइकिल को या कार को स्टार्ट रखते हैं। यदि लंबा टाइम है, तो उसको हम ऑफ भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार कुछ टिप्स हैं। प्लास्टिक के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि प्लास्टिक जो है वो बहुत ही कहना चाहिए हमारे लिए खतरनाक है। यदि हम उसको जलाते हैं, गाँव में भी जला देते हैं, तो उसमें विषाक्त गैसें निकलती जो हमारे स्वास्थ्य और जीव-जंतुओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो उस पर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, कम से कम हम उसको तो रोक ही सकते हैं। एक हमारे पास योजना है कि हम जो गाँव में जा कर के किसी गाँव को पूर्णतः पॉलीथीन मुक्त बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आदरणीय गोपेश जी से भी बात करूँगा कि हम ऐसे गाँव को गोद में लें और जहाँ पर सामुदायिक सहभागिता से प्रत्येक सदस्य पॉलीथीन का प्रयोग किसी भी मात्रा में ना करें। तो उसी प्रकार कचरे के प्रबंधन पर भी हमको ध्यान रखना चाहिए। 5 आर का और फ़ॉर्मूला मैं और आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि यदि हमारे पास कचरा या प्लास्टिक है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए? 5 आर के अंतर्गत रिफ्यूज़ करना चाहिए। एक तो हम किसी दुकान में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, सब्जी दुकान में जा रहे हैं, तो यदि कोई हमको पॉलीथीन देता है, तो हम बिल्कुल उसको रिफ्यूज़ कर दें। पहला आर है, रिफ्यूज़ कर दें। तो साथ में या जो दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं और वो लोग प्लास्टिक लेने में कतराते हैं। या आपको पहचानने लगेंगे पूरे गाँव में कि ये प्लास्टिक लेते नहीं हैं, तो आपको प्लास्टिक देने की कोशिश नहीं करेंगे। उसी प्रकार समारोह में प्लास्टिक के बर्तनों का यूज़ हम बिल्कुल बंद कर दें, रिफ्यूज़ कर दें। रीयूज़ करें, यानी कि हम कुछ हमारे घर में बहुत सारे टूटे-फूटे बर्तन होते हैं, उसको हम कचरों की श्रेणी में ना लाएँ और उसको रीयूज़ करें। बिल्कुल, बस 1-2 मिनट में मैं समाप्त कर दूँगा, मैडम दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद है रिसाइकिल करें और रिड्यूस करें और रिपेयर करें। ये हम अपने मशीनों को भी रिपेयर करके पुनः उसको स्थापित कर सकते हैं।
हमारे जिले में जो कार्य हुए हैं, हम लोग पूरे जिले में 50 विद्यालयों को क्लीन और ग्रीन विद्यालय के रूप में विकसित किया है हमारे डाइट की तरफ से। और 9 विकास खंडों में कम से कम एक-एक जो स्कूल है उसको हमने क्लीन ग्रीन बनाया है और मॉडल स्कूल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। वहाँ पर औषधि युक्त गार्डन और किचन गार्डन की व्यवस्था करने का हम लोग संकल्प ले रहे हैं और प्रायः हम लोग मॉनिटरिंग में जाते भी हैं। विज्ञान क्लब का भी गठन किया गया है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और उसमें जो हमारे छात्र-अध्यापक हैं या बच्चे हैं, मिडिल स्कूल जिसमें मोबाइल लैब के द्वारा हम लोग सूक्ष्म जीव का अध्ययन कराते हैं। यानी बच्चों को मालूम होना चाहिए कि तालाब किस प्रकार का इकोसिस्टम है, उसमें कौन-कौन से जीव रहते हैं और उनकी जीवन व्यवस्था किस प्रकार से चलती है। वृक्षारोपण भी हमारे डाइट में लगाया जाता है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने बहुत ही मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्रदान किया। उसके लिए मैं पानू हलधर जी, आदरणीय सतीश उपाध्याय जी, हमारे भूपेश जी और संचालिका पूनम जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर। आपके कथन के उपरांत मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बड़ी मासूम सी मेरी ज़िंदगी है, शहर में रहूँ और गाँव भी चाहिए। मैं बैठी रहूँ ऊँची इमारतों पर, पेड़ों को काटूँ और छाँव भी चाहिए। तो लगभग यही कल्पना जो है आज के मानव की हो गई है और ये आज हमारे पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। तो हमें आवश्यक है कि हम इस तरह की परिकल्पना को छोड़ करके अपने जो पर्यावरण है उसके प्रति हरित विचार अपने मन में लाएँ और लोगों को इसके लिए प्रेरित करें और एकजुट होकर ही इस क्षेत्र में अगर हम सभी प्रयास करेंगे, जिस तरह से हम सभी इको क्लब के माध्यम से कर भी रहे हैं, तभी हम पर्यावरण संरक्षण के जो ये सोच है उसको वास्तविक रूप में सफल बना पाएँगे। थैंक यू वेरी मच सर। अब इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए आज के प्रोग्राम की हमारी जो सेकंड स्पीकर है, प्रिया गवेल जी, जो कि डीएलएड के स्टूडेंट हैं और डाइट जांजगीर से हैं। मैं इनको आमंत्रित करना चाहूँगी आज के इस सेशन 6 में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। प्रिया गवेल जी। थैंक यू मैम। आप सभी को जय हिंद। मेरा नाम प्रिया गवेल डाइट जांजगीर है। इस अमृत महोत्सव में मुझे अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर मिला। आप सभी को धन्यवाद। सबसे पहले मैं पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता के बारे में बताना चाहूंगी। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होती है जो क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों एवं उनके भौतिक पर्यावरण के सकल योग का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी संरचना 3 मूलभूत संघटकों से होती है। इसमें इनके 3 संघटक होते हैं। उसमें सबसे पहला संघटक होता है ऊर्जा संघटक, फिर उसके बाद दूसरा होता है जैविक संघटक और तीसरा होता है अजैविक संघटक। इसको भौतिक संघटक भी बोल सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारणा करता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का समय कई से संभव में पर्यवेक्षण किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है जिसमें ऊर्जा तथा पदार्थ का सतत निवेश तथा इससे बहिर्गमन होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं। अब मैं बात करती हूँ पर्यावरण रिस्टोरेशन के बारे में। इसमें हम पर्यावरण के प्रति इको फ्रेंडली कैसे बने, हम विश्व को प्रैक्टिकली तरीके से पर्यावरण से कैसे बचा सकते हैं, इसमें अपना क्या योगदान दे सकते हैं। देखिए, जब हमें पर्यावरण के लिए कुछ करना है तो हमें कई बड़ी चीजें करने के बजाय छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। आप अपने हिस्से का काम करो। पर्यावरण संरक्षण के हम पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहले अपने संसाधनों का इस्तेमाल ठीक तरीके से करें। हम आपको कुछ ऐसी आसान टिप्स बताते हैं जिसमें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार कर पर्यावरण के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। सबसे पहले बात करती हूँ छोटी सी चीज से, वो है पानी। आप शावर लेने के बजाय बाल्टी में पानी लेकर नहाइए। ऐसा करके आप बहुत सारी लीटर पानी की बचत कर सकते हैं। दांत ब्रश करते हुए, सेव बनाते हुए पानी का नल खुला ना छोड़ें। ऐसा करके आप अक्सर बहुत सा पानी बर्बाद कर देते हैं।
बर्तन धोते हुए सारे बर्तन मांज लीजिए। फिर एक साथ पानी में धोइए। आप अपनी बहुत सारी पानियों का बचत कर सकते हैं। पानी को फेंकने के बजाय उसका दोबारा इस्तेमाल करें। किसी तरह उसका दोबारा इस्तेमाल करें। आप कपड़ा धोने के बाद पानी को बाथरूम का फर्श धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा टॉयलेट फर्श लगाएं जिनमें कम व अधिक पानी का इस्तेमाल करने का अलग-अलग विकल्प हो। आजकल तो अच्छे जो फ्लैट्स होते हैं उनमें ये विकल्प आ भी गया है। आधा किलोमीटर तक की राउंड ट्रिप पैदल या साइकिल से तय करें। बहुत से लोग 100 किलोमीटर तक की 100 कदम चलने के लिए भी पेट्रोल फूँक देते हैं। प्लीज़ डू नॉट। एक थंब रूल बनाइए कि आना-जाना मिलाकर आधा किलोमीटर के अंदर है, तो हम उसे पैदल या साइकिल से तय करें। और हमें ये होना चाहिए कि हम इसे पैदल चले जाएँ या साइकिल से जाएँ। पर्यावरण के साथ-साथ हम हेल्थ का भी बहुत अच्छा ख़्याल रखेंगे। जब आरओ में 4 लीटर पानी डाला जाता है, तो वो 1 लीटर पीने योग्य पानी देता है। पानी के लिए 3 बर्बाद। थोड़ा-सा एफ़र्ट करके आप इस पानी को बचा सकते हैं। पौधों में जो हम पानी डालते हैं, तो हम पीने वाला पानी डालते हैं। इसके बजाय आप कई और इस्तेमाल कर सकते हैं, जो थोड़ा-सा हल्का वेस्ट पड़ा हुआ हो और ये उतना मुश्किल भी नहीं है। इसके बाद कमरे से निकलते समय लाइट, फैन्स, एसी ऑफ कर दीजिए। ये तो स्कूल लेवल में भी सिखाया जा रहा है। बहुत से लोग फ़ॉलो भी करते हैं, पर अभी बहुत से लोग नहीं करते। इसके बाद खान-पान की बात करते हैं। आप उतना ही खाना लीजिए जितना आप खा सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर दोबारा लीजिए, लेकिन बर्बाद ना करें। आप कहीं न कहीं पर्यावरण को हेल्प कर रहे होंगे। रात के खाने को फ्रिज में रख कर उसका इस्तेमाल सुबह कर सकते हैं, लेकिन फेंके नहीं। हालाँकि ये हेल्थ वाइज़ थोड़ा-सा नुकसान करता है, पर कम से कम वेस्ट तो नहीं होगा। कहीं न कहीं पर्यावरण को दूषित तो नहीं करेगा। अगर आप इसे फिर से खाना नहीं चाहते तो ज़रूरतमंद को खिला दीजिए। कम बिजली का उपयोग करने के लिए बिजली का बचत करने वाला उपकरण लें। जब आप अपने एसी और कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उसका मेन स्विच बंद कर दें। फिर कागज़ की बात करते हैं। जितना संभव हो मेल या जीमेल का आदि का प्रयोग करें। सीट के दोनों साइड पेंट लें। कागज़ की बचत होगी। जब संभव हो तो रिसाइकिल्ड पेपर लें। हाथ या चेहरा साफ करने के लिए टिश्यू के बजाय टॉवेल या नैपकिन का इस्तेमाल करें। तो ये हर चीज़ हमारे ऊपर डिपेंड है। जो वॉश बेसिन इस्तेमाल करते हैं उसका फ़ॉलो कम करके हम प्रैक्टिकली तरीके से पानी बचा सकते हैं। इसके बाद अपनी कार, बाइक, स्कूटी, कार में शॉपिंग बैग रखें। इन सब में शॉपिंग बैग रखेंगे तो फ़ायदा होगा। पॉलीथीन वग़ैरह बैन होता जा रहा है और महाराष्ट्र में तो बैन भी हो गया। इसी प्रकार छोटे-छोटे आदतों की वजह से हम पर्यावरण संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। और इसी पर मैं एक कविता बोलना चाहूँगी, 2 लाइन की है। प्रकृति के झन करो हरण, नहीं त हो जही बनेच मरण। प्रकृति के झन करो हरण, नहीं त हो जही बनेच मरण। देर से ही सही सब समझ जावन के मिल के सबो ला बचाना है पर्यावरण। देर से ही सही सब समझ जावन के मिल के सबो ला बचाना है पर्यावरण। धरती माँ की यही पुकार, लॉकडाउन नहीं होगा बार-बार। धरती माँ की यही पुकार, लॉकडाउन नहीं होगा बार-बार। अब तो समझ लो मेरे सभी यार, वृक्ष लगा लो कई हजार। अब तो समझ लो मेरे यार, वृक्ष लगा लो कई हजार। पेड़ से होगा धरती का श्रृंगार, ऑक्सीजन मिलेगा अपरंपार। पेड़ों से होगा धरती का श्रृंगार, ऑक्सीजन मिलेगा अपरंपार। ना होगी महामारी, ना होगा हाहाकार, स्वच्छता और पावन जल का सपना होगा साकार। ना होगी महामारी, ना होगा हाहाकार, स्वच्छता और पावन जल का सपना होगा साकार। पर्यावरण
पर्यावरण का करो सम्मान, पेड़ पौधे हैं धरती का वरदान। पर्यावरण का करो सम्मान, पेड़ पौधे हैं धरती का वरदान। सदा देते हैं मुफ्त में ऑक्सीजन, नहीं करते किसी का नुकसान। सदा देते हैं मुफ्त में ऑक्सीजन, नहीं करते किसी का नुकसान। संरक्षण संरक्षण सब कहे, पर पेड़ों का संरक्षण करे न कोई। संरक्षण संरक्षण सब कहे, पर पेड़ों का संरक्षण करे न कोई। अगर हर व्यक्ति संरक्षण करे तो ऑक्सीजन की किल्लत चाहे होए। अगर हर व्यक्ति संरक्षण करे तो ऑक्सीजन की किल्लत चाहे होए। धन्यवाद। थैंक यू प्रिया, बहुत ही अच्छे से और हमारे लोकल लैंग्वेज में आपने हम सभी को पर्यावरण के संरक्षण के लिए काफ़ी प्रेरित किया। आपके विचार बहुत ही अच्छे हैं और हम सबने इन सभी चीज़ों के बारे में जो आपने बताया अपनी कविता के माध्यम से ज़रूर अपने दैनिक जीवन में इसको अपनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे और पर्यावरण के संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अब और आगे बढ़ते हुए मैं श्री गोपेश कुमार साहू सर जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि जिला संवहनक हैं जांजगीर चांपा जिले से हमारे बीच। और सर काफ़ी जागरूक हैं और अपने आसपास के सभी लोगों को, अपने छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का सतत प्रयास करते रहते हैं। तो गोपेश साहू मैं वेलकम करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ कि वो आज के इस उपलक्ष्य पे अपने वक्तव्य हमारे सामने प्रस्तुत करें। वेलकम सर। थैंक यू मैडम। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जितने भी जिला समन्वयक हैं, हमारे राज्य स्तर के अधिकारी हैं, हमारे प्रिय छात्र अध्यापकगण हैं, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पहले से ही पता है कि ये वेबिनार की जो सीरीज है, इसमें आज जांजगीर चांपा जिले को एक अवसर मिला है कि हम अपने जिले के पर्यावरणीय स्थिति के बारे में आप सबके समक्ष कुछ बातें रख सकें। और अभी तक विभिन्न जिलों की बहुत सारी प्रस्तुतियां हुई हैं, जिससे इसके संबंध में हम सबको बहुत व्यापक जानकारियां भी मिल रही हैं। तो हम इसके बारे में अब मैं जांजगीर चांपा के जो स्थिति है उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा, जिसमें जिले स्तर पर जो कार्य हुए हैं उसको हम देखेंगे। उसके बाद वेबिनार कट गया। हेलो जी सर, आवाज़ आ रही है ना? आ रही है सर। आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी सर, आप करिए। क्या मेरा स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। ओके। तो मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है और इसके अंतर्गत मैं चाहूँगा कि हम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन जो है उसके बारे में थोड़ी सी समझ करें। आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे पूरा पर्यावरण के जो घटक हैं उससे हम सब किस तरीके से संबंधित, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे मानव निर्मित हो या अन्य कोई भी गतिविधियाँ, इस चित्र के माध्यम से हम उसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। फिर इसमें हम देखें कि हमारा जो जांजगीर जिला है वो उसका क्षेत्रफल 4,46,674 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या लगभग 16,20,000 के आसपास है। यहाँ पर कुछ वर्षों पूर्व तक वनों का प्रतिशत लगभग 10% था, लेकिन विगत एक दशक में यहाँ पर 50 से भी अधिक उद्योगों की स्थापना हो गई है, जिससे वन क्षेत्रफल में भी बहुत तेजी से कमी आ गई। और कल 5 जून 2021 के न्यूज़पेपर में मैंने देखा तो उसके रिपोर्ट में ये दिया गया था कि जांजगीर चांपा में अब केवल 5% जंगल ही शेष रह गए हैं। तो हम किस तरीके से इन सब की देखभाल कर सकते हैं? तो एक तरफ आप देख पा रहे हैं कि तेजी से उद्योग लग रहे हैं हमारे जिले में और उतनी ही तेज गति से विभिन्न पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न हो रही है। जल स्तर हमारा बहुत तेजी से घटने लगा है
और इसका परिणाम ये हो रहा है कि 2 वर्ष पूर्व हमारे शहरी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा पानी की समस्या हो गई थी। यहाँ तक कि पीने के लिए पानी की भी दिक्कतें हो गई थी। पूरे जिले में सड़कों का बहुत विस्तार हुआ, वाहनों की संख्या बहुत बढ़ी है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा और दुर्घटनाएँ भी अधिक होने लगी। तो जितने भी कारखाने हमारे जिले में लगे, उससे पर्यावरण में बहुत बड़ा बदलाव हमको देखने को मिला है। ये सब हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कारखानों के लगने से प्रदूषण और हमारा जो पर्यावरण है वो उससे प्रभावित होते जा रहा है। पेड़ पौधे बहुत तेज़ी से कटते जा रहे हैं, हमारे जंगली जीव जंतु भी हैं प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा जंगल हमारे ज़िले में नहीं है, केवल बलौदा ब्लॉक और शक्ति ब्लॉक में है। तो इन सभी समस्याओं के बीच पर्यावरणीय कार्यों का महत्व हमारे ज़िले में और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन विभिन्न शासकीय प्रयास से, कुछ सामुदायिक और व्यक्तिगत प्रयासों से ज़िले में कई ऐसे कार्य किए गए हैं और किए जा रहे हैं, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन को फिर से प्राप्त किया जा सके। कुछ ऐसे ही प्रयासों की चर्चा मैं आज करने का यहाँ पर प्रयास करता हूँ। देखिए, हमारे छात्राध्यापकों ने कुछ इस तरह के रंगोली बना करके इसको उल्लेखित करने का भी प्रयास किया है। तो हमारे ज़िले के सभी विकास खंडों में भूजल स्तर बढ़ाने के लिए और उद्योगों को निरंतर पानी की सप्लाई करने के लिए हर विकास खंडों में स्टॉप डैम का निर्माण किया गया है। और प्रत्येक गांव स्तर पर भी हम जब जा कर के वहाँ पर देख रहे हैं तो तालाबों को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। और मनरेगा के अंतर्गत वहाँ पर उसको गहरीकरण भी निरंतर किया जा रहा है। कई गाँव में जहाँ पानी की समस्या होती थी, अब तालाबों के गहरीकरण और संरक्षण के कारण अब पानी की उपलब्धता आसान होती जा रही है। फिर देखें हम, जो एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे ज़िले में, जैसे ही उद्योगों का विकास हुआ तो बड़े पैमाने पर फ्लाई ऐश वहाँ से निकलने लगे। और उसको पहले शुरू में जब फ्लाई ऐश जब निकलता था तो प्लांट के लोग उसको सड़कों के किनारे या खेतों में कहीं पर भी डाल करके चले जाते थे। जब तेज़ गति से हवा चलती थी तो वो वहाँ के आसपास की मिट्टी को प्रभावित करती थी, हवा में मिल कर के हमको सांस लेने में दिक्कतें पैदा करती थी। तो एक प्रकार से हवा जो है प्रदूषित हो गई थी। और जहाँ पर यह फ्लाई ऐश डाला जाता था वहाँ पर भी मिट्टी की उर्वरता जो है नष्ट होने लगती थी। तो इसको अब इसके उपयोग के लिए अब ईंट बनाने का काम शुरू किया गया है। ईंट बना करके इस फ्लाई ऐश का उपयोग किया जा रहा है और उसके माध्यम से उसका उपयोग किया जा रहा है, जिससे हवा में प्रदूषण में कमी आ रही है। और जो फ्लाई ऐश है उसको हमारे ज़िले में कई पत्थर के खदान भी है, जैसे अकलतरा विकासखंड में बहुत सारे पत्थर के खदान हैं, तो उसमें भी उसको भरने के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है। फिर हम देखें, वन्य जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए, वन्य जीव जंतु हैं, जलीय जीव जंतु हैं, इनके संरक्षण में भी ज़िले में एक दो स्थानों पर पार्क की स्थापना की गई है। जैसे हमारे अकलतरा विकासखंड के ग्राम कोटमी सोनार में क्रोकोडाइल पार्क की स्थापना की गई है, जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर मगरमच्छों का संरक्षण किया गया है। पहले ये अलग अलग तालाबों में इधर उधर फैले हुए थे और कभी भी गांव के अंदर आ जाते थे, कई दुर्घटनाएं घटती थी। इन सब के लिए शासन की तरफ से मगरमच्छों का संरक्षण करने के लिए पार्क स्थापित कर दिया गया। अब वो एक वहाँ पर सारे मगरमच्छ जो है सुरक्षित रूप से वहाँ पर हैं। इसी तरीके से शक्ति विकासखंड में ग्राम जुड़गा के पास भालू के संरक्षण के लिए एक नर्सरी का भी विकास किया गया है, और जहाँ पर पहाड़ के किनारे एक नर्सरी बनाया है। इसमें बहुत साल के वृक्ष, जामुन के वृक्ष, आम, कटहल, महुआ आदि के सब बड़े बड़े वृक्ष लगाए गए हैं, जिसमें आसपास उसमें रहने के लिए भालू संरक्षित है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये क्रोकोडाइल पार्क अकलतरा का है। और इसी तरीके से एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जो हमारे ज़िले की जो विशेषता है वो है धान का फसल। तो धान का फसल होता है वो पूरे छत्तीसगढ़ में
सबसे ज़्यादा यही जांजगीर जिले में होता है। यहाँ पर कृषि मेले का आयोजन भी होता है इस उपलक्ष्य में, और राज्य में सर्वाधिक धान का उत्पादन होने के कारण यहाँ पर जैविक खाद की उपयोगिता भी ज़्यादा महसूस होने लगी है। अब शासन स्तर पर भी गोबर खरीदी करने के कारण अब जैविक खाद आसानी से उपलब्ध होने लगे हैं। इससे हमारे मिट्टी की उर्वरता बढ़ रही है और फसलों का उत्पादन में वृद्धि हो रही है। ये आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से धान के फसलों में बहुत हमारे छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में बहुत ज़्यादा धान उत्पादन होता है और ये यहाँ का एक मुख्य फसल है। फिर हम देखें कुछ औषधि पौधे भी हैं जिसको यहाँ पर हमारे जांजगीर चांपा जिले में संरक्षित करने का कार्य किया गया है, जिसमें इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के दवाइयों के रूप में किया जा रहा है। जैसे शक्ति विकास खंड के ग्राम जुड़गा के जंगल में पाए जाने वाले गुरुदनार है, इसका काढ़ा पी करके लोग अभी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहे थे कोरोना काल में। इसी प्रकार से वहाँ केवटी जड़ी से खून बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। कोयछला जड़ी का उपयोग किसी भी सूजन, शारीरिक सूजन को ठीक करने के लिए वो लोग उपयोग करते हैं। जड़ी बूटियाँ इस तरीके से यहाँ पर उपयोग भी किया जा रहा है और उसको संरक्षित भी किया जा रहा है। आप देखिए बलौदा ब्लॉक के गाँव गतवा में कुछ ऐसी ही जड़ी बूटियों का उपयोग किया जा रहा है जिसे हमारे छात्राध्यापकों ने मेरे साथ शेयर किया है। वो है भूइलिक पाठ, जो है इसका नाम है गुरुदनार। भूइलिक पाठ कोरिया गुरुदनार, ये बुखार में काम आता है। सांभर भंज केवटी, ये जो है खून बढ़ाने के लिए। सांभर कांदा सांभर भंज, ये ताकत बढ़ाने के लिए। हल्दी के साथ सरसों का तेल मिला करके उपयोग करते हैं तो वो पीलिया में उपयोग आता है। और भसकटिया जड़ी और हर्रा बहरा जो है सर्दी खांसी में बहुत उपयोगी है। और इसी प्रकार से रोहिणी छाल जो है ये आंत, मलेरिया और मुंह के छालों के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो इस प्रकार से जड़ी बूटी के क्षेत्र में भी, आयुर्वेद के क्षेत्र में भी हमारे जिले में कुछ उपलब्धता है जिसको हम बखूबी उपयोग कर रहे हैं और इसको संरक्षित करने का काम हमारे स्थानीय निवासी भी वहाँ पर कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं कुछ और उदाहरण देना चाहूँगा जिन्होंने हमारे जिले में कुछ उल्लेखनीय कार्य किया है। ये जो है हरेली त्योहार पिछले वर्ष जब मनाया गया था तो बमडिंडी ब्लॉक के ग्राम कुछेली में पूरे गांव वासियों ने एकजुट होकर, जहाँ उसकी जनसंख्या जितनी है 50 उतने तो उन्होंने ले करके उसको एक साथ लगाया, हरेली उसको पूरा संरक्षित करने का संकल्प लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि इससे प्रेरणा कर आसपास के कई गाँवों में इस संकल्प को दोहराया गया। वृक्षारोपण के प्रति अच्छा वातावरण बना। में एक व्यक्ति है चित्राम बोले, ये 50 साल से अपने आसपास के स्थानों में लगातार पेड़ पौधों का रोपण कर रहे हैं। जो प्रतिदिन 4 घंटे पेड़ पौधों की देखभाल के लिए हैं। तो ये है और में देखिए इस तरीके है। एक उदाहरण और है पिलाई, हमारे जांजगीर से लगा हुआ गांव, वहाँ पर एक श्री दीपक तिवारी हैं। वो पक्षियों के संरक्षण की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और अभी तक वो सैकड़ों घायल पक्षियों का उपचार कर चुके हैं। और गर्मियों के दिनों में वो पक्षियों के लिए मिट्टी के सकोरे लगाकर पेड़ पौधों में लगा देते हैं और उनके पीने की दाना पानी की व्यवस्था करते हैं। अभी उनका जो टारगेट है वो बढ़ करके लगभग 1000 सकोरे की व्यवस्था वो कर लिए हैं और निरंतर वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी पहल है कि वो पक्षियों के प्रति उनके संवेदनशीलता यहाँ पर दिखाई पड़ती है और इससे उन पशुओं को भी राहत मिलने की बात हो रही है। इसके बाद में हमारे जिले में जो इको क्लब की कुछ गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं उसके बारे में आप सबके समक्ष कुछ बातें रखना चाहूँगा, जिसके माध्यम से हम इस इको सिस्टम में कुछ छोटे छोटे प्रयास करते रहते हैं। जैसे प्राय हम लोग जैसे अभी आदरणीय शर्मा सर ने पहले प्रेजेंटेशन में कहा कि शनिवार को या फिर विभिन्न विकास खंडों में जब हम लोग शाला की मॉनिटरिंग में जाते हैं तो वहाँ पर आसपास इको क्लब की शालाओं में जागरूकता कार्यक्रम हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि सेकेंड और थर्ड सैटरडे हमारा छुट्टी रहता है
हम लोग उस दिन का उपयोग करने के लिए इको क्लब की कुछ गतिविधियों के अंतर्गत स्कूलों में चले जाते हैं। वहाँ पर छात्र छात्राओं से चर्चा करते हैं, उन्हें वृक्षारोपण, प्रदूषक स्रोत की जानकारी, पॉलीथीन के दुष्परिणाम, डीजे साउंड के दुष्प्रभाव आदि के बारे में उनसे बताते हैं। पटाखों से होने वाले प्रदूषण के बारे में भी उनको बताते हैं और छात्र छात्राओं को शपथ भी दिलाई जाती है कि वो इन सारी चीज़ों की किस तरीके से बच सकते हैं या इनसे वो कैसे उसमें कमी ला सकते हैं। और शाला में जो डस्टबिन है उसका उपयोग करने के लिए भी हम उनको प्रेरित करते हैं। जहाँ पर पानी का स्रोत है वहाँ पर सोख्ता गड्ढा, जहाँ जहाँ इको क्लब स्कूल है वहाँ पर इसको निर्माण कराया जा रहा है और विभिन्न प्रकार के त्योहार को उचित तरीके से बहुत ही शालीनता के साथ मनाने की चर्चा की जाती है। जैसे होली है, दीपावली है, तो होली में बड़े पैमाने पर पेड़ न काटें, दीपावली में पटाखों का उपयोग ज़्यादा न करें। ये सब हम सब इन चर्चा के दौरान हम इसमें करते रहते हैं। और 2 वर्ष पहले हम लोगों ने अकलतरा में एक वर्धा पावर प्लांट है, वहाँ के मैनेजर से संपर्क करके CSR मद से अपने ज़िले के 5 इको क्लब विद्यालय में बायो टॉयलेट लगवाया और डस्टबिन और गमलों की वहाँ पर व्यवस्था की गई। इस प्रकार से वो लोग इसका उपयोग कर पा रहे हैं। बायो टॉयलेट के बारे में जानकारी लोगों की बढ़ रही है। और ऐसे ही हम सब देखें तो कुछ और विद्यालय हैं जहाँ पर इको क्लब के क्षेत्र में अच्छे कार्य हुए। जैसे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तिलई में वन विभाग के सहयोग से व्यापक सघन वृक्षारोपण कराया गया। इसी प्रकार से डबरा विकासखंड में किरारी हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर किचन गार्डन विकसित किया गया। यहाँ के विद्यालय के प्राचार्य और समस्त स्टाफ कम से कम प्रतिदिन 1 घंटे का समय देते ही हैं। और चेमरा हायर सेकेंडरी स्कूल है नवागढ़ ब्लॉक, वहाँ पर जन भागीदारी सदस्य और पालकों ने स्वयं राशि एकत्रित कर वहाँ पर पेड़ों के लिए पक्के कवर बनाए। उन्होंने उसके सुरक्षा घेरे की व्यवस्था की क्योंकि वहाँ पर बाउंड्री वाल नहीं है। ये सब किचन गार्डन से होने वाले कुछ सब्जियाँ आदि जो निकलते हैं वो सब हम दिखाएंगे। अब मैं अंत में आप सबको ये बताना चाहूँगा कि हम डाइट स्तर पर भी हमारे छात्राध्यापकों के सहयोग से बहुत सारे कार्य करते हैं, जिसमें प्रत्येक वर्ष जो हमारे डाइट में आने वाले प्रथम वर्ष के छात्राध्यापक होते हैं उनको उनके माध्यम से वृक्षारोपण कराते हैं। परिसर में कंपोस्ट खाद बनाया गया है। हालांकि भी लॉकडाउन के कारण पिछले वर्ष हम सब ये नहीं बना पाए। स्वच्छता कार्य करते हैं, विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं जिसमें पर्यावरण से संबंधित रंगोली, चित्रकला, नाटक, भाषण आदि होती है। ऊर्जा संरक्षण में बिजली बचाने के लिए आदत का विकास करते हैं। प्रायः बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं तो वो लोग कभी भी बिजली का स्विच बंद नहीं करते। प्रेयर होते रहता है तो पंखे और बिजली को खुले छोड़ करके चले जाते हैं। तो कई बार मैं उनको उनकी आदतों के बारे में बार बार उनको टोकते रहता हूँ। और एक बार ऐसा भी करता हूँ कि एक बार मैं उनको कहा कि यदि आप बिजली बंद नहीं करेंगे तो आपको आधे घंटे बिना बिजली पंखा के बैठना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो लोग उसके प्रति जागरूक होते हैं और अपने आदत में उसको शामिल कर लेते हैं। तो ये आदत उनको घर में भी काम आता है। पानी का जो टंकी है हमारा उसमें ओवरफ्लो से बहुत ज़्यादा पानी बाहर फालतू बहता था, तो इसके लिए नाले निर्माण कर उसमें पौधों की तरफ उसको मोड़ दिया गया और पानी अब सीधे पौधों की तरफ चला जा रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना पिछले साल घटी, शायद छात्राध्यापक इस वेबिनार में भी जुड़े भी होंगे। तो 4 छात्राध्यापक मुझे अपने परिसर में मिले जो लोग गुटखा पाउच वगैरह खा रहे थे। तो मैंने अचानक ही उनसे पूछा कि क्या आप लोग गुटखा पाउच हमेशा खाते हैं? तो हाँ बोले। तो मैं कहा आपको शिक्षा परिसर में आकर के नहीं खाना चाहिए और फिर आप शिक्षक बनने वाले हैं तो अब तक तो और भी आपको नहीं खाना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत अपनी गलती को स्वीकार किया और कहा कि सर आज तक हमें किसी टीचर ने ये नहीं कहा कि गुटखा नहीं खाना चाहिए, तो आज के बाद मैं नहीं खाऊंगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमको इस आदतों की तरफ भी हमको ध्यान देना चाहिए। एक और पर्यावरण के क्षेत्र में हमने कहा सत्रगत कार्य हमारे यहाँ प्रत्येक विषय में दिए जाते हैं। पहले हम लोग उसमें प्लास्टिक के फाइल कवर का उपयोग करते थे छात्राध्यापक, अब उसको हमने रोक लगा दिया है और उसके स्थान पर ड्राइंग शीट का कवर बनाने के लिए बढ़ावा दिया गया है और बच्चे अब प्लास्टिक कवर का उपयोग नहीं करते हैं। और हमारे डाइट में कबूतर
कहीं से कुछ साल पहले आए तो उनके लिए आवास की व्यवस्था के लिए हमने पर्याप्त संख्या में मटके रख दिए हैं। तो इसमें कबूतरों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, लगभग 70-80 कबूतर हमारे डाइट में हैं। और एक शिक्षा चौपाल कार्यक्रम भी हम लोग डाइट में करते हैं। आदरणीय शर्मा सर और मैं समय समय पर हम लोग सायंकालीन समय में जब गांव के आम लोग हम सब से मिल पाते हैं, ऐसे समय में 5 से 7 बजे के बीच चौपाल लगाकर गांव में वासियों से शिक्षा की गुणवत्ता पर चर्चा करते हैं और साथ ही साथ पर्यावरण से संबंधित बातें भी उनसे करते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो गतिविधियां हैं वो डाइट स्तर पर लगातार चलते रहती हैं। और आज हम लोगों ने हमको ये जो अवसर मिला, ये बहुत अच्छा रहा कि हमने अपने ज़िले के विभिन्न क्रियाकलापों को राज्य स्तर पर ले जाने में कुछ हद तक सफल हुए। तो आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने इस वेबिनार को बहुत ही गंभीरता से सुना, और यदि कुछ सुझाव होंगे हमारे लिए तो आप सब ज़रूर दीजिएगा। और मैं अपनी बात को अब यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने अपने जिले जांजगीर चांपा के बारे में हमें विशेष जानकारियां दी और आपने इको क्लब के माध्यम से की गई गतिविधियों के बारे में हमें अवगत कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे साथ जितने भी लोग इस वेबिनार के माध्यम से जुड़े हैं, मैं उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वेबिनार से आप सभी ने कुछ ना कुछ सीखा होगा जिसे आप अपने दैनिक जीवन में जरूर अपनाएंगे। तो आज की मीट हम यहाँ पे एंड करेंगे। कल की जो मीटिंग होगी 4:30 बजे इसी टाइमिंग पे, उसमें आप सुनेंगे श्री पानू हालदार जी को, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बिलासपुर भारत माता स्कूल से, और उनके टीम नेचर बॉडीज के मेंबर्स को। तो कल इसी टाइम पे आप सभी पुनः हमारे साथ जुड़िए और उन्हें जरूर सुने। और आज की मीट हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। एक मिनट, सभी रुकेंगे। जितने भी आज के हमारे स्पीकर्स थे, हाँ, जितने भी आज के हमारे स्पीकर्स थे अपने अपने वीडियोस ऑन करेंगे, हम एक ग्रुप फोटो लेंगे। और जितने लोग उपस्थित हैं सभी, मैं चाहूंगी सभी अपना एक बार वीडियो ऑन करें जिससे कि हम एक स्क्रीनशॉट ले सके पिक्चर की। नीचे स्क्रॉल कर। थैंक यू वेरी मच। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।